अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अभी पता चलाता हूँ सरकार, वो पुरअज़्म अंदाज में बोला। आगे हालात तो कुदरत क्या रंग दिखाते हैं ये भी सामने आ ही जाएगा। अपनी बात ख़त्म करते ही वो बड़े माहिराना अंदाज में काम में जुट गया। मज़ीद 1 घंटे की तहकीक और जुस्तजू के बाद खोजी बाबा ने जो सनसनीखेज़ इंकिशाफात किए वो सुनने और बताने से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन इससे पहले मैं इस लोकेशन की वजाहत करना चाहूँगा जहाँ की छान फटक के बाद अल्लाह रखा ने अपना तहकीकी बयान जारी किया था। आगे बढ़ने से पहले इस बात की वजाहत कर दूँ कि अब खोजी बाबा का कहीं जिक्र नहीं आएगा। इसका काम ख़त्म हो गया था। इस केस में मुझे जिस हद तक उसकी तकनीकी मदद की ज़रूरत थी वो उसने मुझे फराहम कर दी थी। इस मामले की उलझी हुई डोर का एक सिरा अल्लाह रखा के तवस्सुत से मेरे हाथ लग गया था। ज़िग-ज़ैग करते हुए दूसरे सिरे तक रसाई हासिल करना अब मेरा काम था और मुझे यकीन था कि मैं अपना काम बतरीके एहसन अंजाम दे लूँगा। सिंगल घुड़सवार और डबल घुड़सवार का जिक्र सुनते ही मेरे जहन में तेज़ रोशनी का एक झमाका हुआ था और मैं पलक झपकते में एक हतमी नतीजे पर पहुंच गया था। मेरे ख्याल में कातिल इस नामालूम औरत की लाश को घोड़े की पीठ पर लाद कर जाए वकुआ तक पहुंचा था, फिर इस लाश को खादिम हुसैन के खेतों में फेंक कर वापस चला गया था। आप अगर इन अल्फाज पर गौर करेंगे तो सिंगल दबाव वाला खुरा और डबल दबाव वाला खुरा का मफहूम बआसानी आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको लोकेशन के बारे में बता रहा था। जैसा कि इस कहानी की इब्तिदा में इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि इन दिनों मैं फिरोज़ाबाद नामी एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से थाने में तैनात था। मेरा थाना एक कच्ची सड़क के किनारे वाक़ था जो शुमालन जुनूबन रवां दवां रहती थी। फिरोज़ाबाद गांव लगभग 150 घरों की एक आबादी था जो लोकेशन के एतबार से मेरे थाने के अक़ब में मशरिक़ की जानिब आबाद था। थाने और गांव के दरमियान बमुश्किल आधी मील का फासला रहा होगा जो सरसब्ज़ व शादाब खेतों के कब्ज़े में था। गांव की चौधरी इलाही बख्श की हवेली भी गांव के किनारे पर वाक़ थी। थाने से लगभग 1 फरलांग 220 गज के फासले पर जुनूब में एक दरिया बहता था। ये दरिया मशरिक़ से मग़रिब की सिमत रवां दवां था और इसी दरिया के किनारे से दीनू कुमार मट्टी निकालने आया करता था। आसानी के लिए यूँ समझ लें कि फिरोज़ाबाद गांव, मेरा थाना, दरिया और कच्ची सड़क के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था और इन्हीं खेतों में दरिया के किनारे के साथ एक डेरा भी बना हुआ था जो कि चौधरी इलाही बख्श की मिल्कियत था। मज़कूरा डेरे पर चौधरी का मुलाजिम खास रहमदीन उर्फ रहमूर रहता था जो चौधरी के छोटे मोटे कामों के अलावा काश्तकारी के अमूर की निगरानी भी करता था। और सबसे दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह थी कि खोजी बाबा अल्लाह रखा ने खुरे की मदद से जिस घोड़े का सुराख लगाया था वो इसी डेरे से चलकर जाए वकुआ तक पहुंचा था और फिर जाए वकुआ से वापस इसी डेरे पर आया था। इस इंकिशाफ ने मेरे रगों में सनसनाहट भर दी थी। गुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले की बात है। एएसआई मतलूब हुसैन ड्यूटी पर आया तो मैंने फ़ौरन उसे अपने पास बुला लिया। वो इसी गांव का रहने वाला था और मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही इसे खादिम हुसैन के खेतों से इस औरत की लाश मिलने की खबर होगी वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हस्बे मामूल अपने मुकर्ररा वक्त पर ही थाने पहुंचा था। उसकी इस अदा पर मुझे हैरत भी हुई थी और मैंने इसे फ़ौरन अपने कमरे में बुला लिया था। अब ये तो हो नहीं सकता था कि खूबसूरत नामालूम औरत की दर्दनाक मौत वाला किस्सा उसके घर की दहलीज से न गुजरा हो। मलिक साहब, यह आज कैसा वाक़या पेश आ गया है? मेरे कुछ पूछने से पहले ही इसने सवाल कर दिया। तुम तो ऐसे मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए शिकवा भरे अंदाज में कहा। यकीन करें, मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही इस वाक़े का इल्म हुआ है। वो एकदम बेहद संजीदा से लहजे में बोला। मैंने पूछा, मतलूब हुसैन, क्या तुमने आज का दिन फिरोज़ाबाद से बाहर नहीं गुजारा है? नहीं जनाब, मैं तो इधर ही था, अपने घर में। कमाल है, फिर भी तुम्हें इतने बड़े मामले की कोई खबर नहीं हुई। जनाब, मैं गहरी नींद सोया हुआ था। तुम्हारे घर वालों में से किसी ने जगाने की कोशिश नहीं की? घर में कोई होता तो ये कोशिश करता ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा।
वो वजाहत करते हुए बोला, मलिक साहब, मेरी घरवाली बच्चों के साथ ससुराल यानी अपने मैके गई हुई है। नींद काफ़ी जमा हो चुकी थी। मैं थाने से जाने के बाद ऐसा पढ़कर सोया कि कोई आधा घंटा पहले ही मेरी आँख खुली है। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि सिर्फ खादिम हुसैन के खेतों में से किसी नामालूम औरत की लाश मिली है, मैं आपकी तरफ आ गया हूँ। ये है कुल कहानी। मैंने ना तो दोपहर का खाना खाया है, ना ही अभी घर से कुछ खाकर निकला हूँ। अब तुम कल सुबह एक साथ ही नाश्ता करना, मैंने सुमाइनी लहजे में कहा। क्यों जी? वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखने लगा। क्योंकि मैं अभी तुम्हें एक और मिशन पर रवाना करने वाला हूँ। कैसा मिशन मलिक साहब? उसकी हैरत में परेशानी भी शामिल हो गई। इस मिशन को तुम इस वक्त तक नहीं समझ सकोगी जब तक कि मैं तुम्हें सुबह वाले वाक़ये की तफसीलात से ना आगाह कर दूं, मैंने गंभीर लहजे में कहा। सुनोगे तो भूख, प्यास और नींद सब कुछ उड़न-छू हो जाएगी। वो बड़ी सनसनीखेज नज़र से मुझे देखते हुए हमतन गोश हो गया। मैंने आइंदा 5 मिनट में एएसआई मतलूब हुसैन को ताज़ा तरीन हालत से आगाही फराहम की। फिर कहा, तुम्हें अभी और इसी वक्त डेरे की जानिब रवाना होना है। मैं आधे घंटे के अंदर चौधरी के खास मुलाजिम रहमदीन उर्फ रहमू को अपने सामने देखना चाहता हूँ, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। तुम अपने साथ एक आध कांस्टेबल को भी ले जाओ ताकि गिरफ्तारी के अमल में किसी दुश्वारी का सामना न हो। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में झांका और फिर इन अल्फाज में इजाफा किया, तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी मलिक साहब, बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ। वो उस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, आधा घंटा तो आपने बहुत बताया है। मैं तो इंशाअल्लाह इससे पहले ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, और जब तुम कामयाब लौटोगे तो मैं भी तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा, मैंने मायनाखेज नज़र से उसे देखते हुए कहा। वो कोई सवाल किए बगैर बड़ी अतातमंदी से उठा और मेरे कमरे से निकल गया। ठीक 5 मिनट के बाद वो कांस्टेबल इमरान को अपने साथ लेकर चौधरी इलाही बख्श के डेरे की जानिब रवाना हो चुका था। मैं जानता था कि मैंने मतलूब हुसैन को खाली पेट रहमू की गिरफ्तारी के लिए भेज दिया था। ये एक तरह से ज्यादती वाली बात नजर आती थी, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर 15-20 मिनट मजीद इसके पेट में खाना ना पहुंचा तो कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाएगी। वो इस मिशन से वापसी पर भी पेट पूजा कर सकता था, और फिर मैंने इसके लिए कुछ और सोच लिया था। अगर मैंने वापसी पर उसे खुशखबरी देने की बात की थी तो कुछ नहीं कहा था। अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाने के लिए मैंने कांस्टेबल आसिफ को अपने पास बुलाया और चंद हिदायत देकर रवाना कर दिया। हमारे थाने के साथ ही एक टांगा स्टैंड था जहां 3-4 दुकानें भी बनी हुई थीं, और इन्हीं दुकानों में एक तंदूर वाला होटल भी था। कहने और देखने को तो वो एक छप्पर होटल था, लेकिन ये बात मेरे तजुर्बे में कई बार आ चुकी थी कि वहाँ के खाने बड़े लजीज और खुश जायका हुआ करते थे। मैंने कांस्टेबल आसिफ को इसी होटल पर भेजा और ताकीद की कि वो 20-25 मिनट के बाद खासा सेहतमंद नाश्ता लेकर आ जाए। ये बात मेरे इल्म में थी कि मतलूब हुसैन खाने पीने का शौकीन था। कोई खाने का शाइक हो और वो पिछले 12 घंटे से भूखा भी हो तो इसकी नज़र में दुनिया की सबसे अजीम नेमत खाने का हुसूल ही हो सकता था। मैंने एएसआई की ज़ियाफ़त के लिए कांस्टेबल को मुर्गी मसाला लाने का हुक्म दिया था। होटल अली मदद की स्पेशल डिश मुर्गी मसाला ही थी। होटल का मालिक देसी मुर्गी में एक ख़ास किस्म का मसाला भरकर उसे बड़े स्पेशल तरीके से भूनता था कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता बल्कि उंगलियां काटता रह जाता था। होटल अली मदद के मालिक का नाम तो उस्ताद इमदाद हुसैन था, लेकिन वो खुद को अली मदद कहलाना पसंद करता था, और उसकी वजह तस्मिया ये बताता था कि इमदाद हुसैन दरहकीकत अली मदद ही है। बहरहाल साल साल से उसके होटल का नाम अली मदद ही मशहूर हो गया था। मैं इन लम्हात में अपनी कुर्सी पर बैठा मुसलसल इसी हसीन और जमील औरत के बारे में सोच रहा था जिसकी लाश को मैंने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया था। कांस्टेबल अमीन मज़कूरा लाश को अस्पताल पहुंचाकर वापस आ चुका था, और उसने मुझे बताया था कि पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट कल शाम तक या परसों सुबह मिल जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो जब आती तब देख लिया जाता कि इसमें कौन सा इंकिशाफ हुआ है। फिलहाल तो मैं बड़ी बेचैनी से एएसआई की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। रात के 7 बजे थे, लेकिन यूँ महसूस होता था जैसे रात आधी से ज़्यादा गुजर गई हो। जनवरी में वैसे भी पंजाब में सूरज गुरूब जल्दी हो जाता था, और मौसम सरमा के बायस लोग सरेशामी घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे।
इस हिसाब से 7 बजे के वक्त को अच्छी खासी रात कहा जा सकता था। मैं इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और अकेला नहीं था। थोड़ी देर पहले एएसआई मतलूब हुसैन चौधरी इलाही बख्श के डेरे से वापस आ गया था और वो खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने इसी लम्हे मतलूब हुसैन को शिकमशेर किस्म की पेट पूजा के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया था। कांस्टेबल आसिफ ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत फराहम किया था और वो ये कि वो एएसआई की आमद से चंद सेकंड पहले ही होटल अली मदद से गर्मा गर्म खाने की ट्रे उठाए थाने में दाखिल हुआ था। मेरे सामने रहमदीन उर्फ रहमू गर्दन झुकाए खड़ा था और उसके पहलू में मैंने हवलदार रजब अली को तैनात कर रखा था। रहमू खासा घबराया हुआ लगता था, हालांकि कुदरत ने उसे अच्छा खासा जुस्सा और सेहत अता कर रखी थी। इसके बावजूद इन लम्हात में उसकी हालत दीदनी थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 और 35 साल के दरमियान कायम किया। वो एक कदावर और लहीम शहीम शख्स था, सामड़ी रंगत और चेहरे पर करख्तगी। उसने हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी, जैसे हफ्ते 10 दिन का शेव बड़ा हुआ हो। ताहम उसकी मूछें खासी सेहतमंद और हैबत तारी करने वाली थीं। इसकी आंखों में मुझे सुर्खी भी नजर आई थी और यही रहमू इस वक्त तरह से सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने तफ्तीश का आगाज करते हुए करख्त लहजे में कहा, रहमू, अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी खासी जान दी है, फिर यूं मेरे सामने फीकी बिल्ली बने क्यों खड़े हो? वो गर्दन उठाकर बोला, थानेदार साहब, आपके थाने के 2 बंदे मुझे डेरे से पकड़कर ले आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए घबराया हुआ हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जनाब। आप चाहें तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को भी तैयार हूँ। थाना हो या कचहरी, कस्में खाने और आंसू बहाने से बात नहीं बनती रहमू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इन 2 मकामात पर अपनी बेगुनाही को ठोस सबूत के साथ मनवाना पड़ता है। तुम्हारे पास है ऐसी कोई शय? जनाब, मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत या कोई गवाह पेश नहीं कर सकता, वो लजाजत आमेज अंदाज में बोला। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मैंने किसी औरत को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो इस औरत को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। ये कोई खास या अहम इतला नहीं है रहमू, मैंने बदस्तूर सख्त अंदाज में कहा। यहाँ का कोई भी शख्स मकतूल औरत को शनाख्त नहीं कर सका, वो सबके लिए अजनबी थी। जब मुझे पता चला कि उधर खादिम हुसैन के खेतों में किसी औरत की गर्दन कटी लाश मिली है तो मैं फौरन वहां पहुंच गया था। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, लेकिन इस वक्त तक आप मौके की कार्रवाई मुकम्मल करके जा चुके थे। वहां पर मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि मज़कूरा औरत की लाश को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। फिर जनाब, वो सांस लेने के लिए थमा और बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं वापस डेरे पर आ गया था। इसके बाद गांव में क्या होता रहा मुझे कोई खबर नहीं। अब आपके बंदे मुझे इस औरत के कत्ल के इल्जाम में पकड़कर थाने ले आए हैं। मुझ पर रहम करें सरकार, कत्ल की इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इसके बयान को चेक करने की गर्ज से कहा, अगर तुम्हारा नाम रहमदीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। मैं रहम सिर्फ इन लोगों पर करता हूँ जो बेकसूर और मासूम होते हैं, या फिर इन लोगों पर जो कानून के साथ पूरा ताउन करते हैं। सरकार, इस बात का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। और जहाँ तक कानून से ताउन करने का सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे हुक्म दें कि करना क्या है। इस दौरान में हवलदार रजब अली 2-3 बार बड़ी मायना खेज और सवालिया नज़र से मुझे देख चुका था। उसकी ऐसी नज़र का वाज़ेह मतलब यही था कि मलिक साहब, अगर इजाज़त हो तो 2-4 हाथ रखूँ इस सूरमा की गर्दन पर। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैंने हवलदार रजब अली को मुल्जिम रहमू के पहलू में इसीलिए खड़ा किया था कि बवक्त ज़रूरत वो इसकी गलत बयानी पर एक जोरदार झापड़ रसीद कर सके। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ऐसा मौका पैदा नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने रजब अली को ज़हमत भी नहीं दी थी। मैं मुल्जिमों से खामखा की मारपीट और तशद्दुद का कायल नहीं हूँ, लेकिन अगर घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो फिर मैं उंगली को टेढ़ा करने में एक लम्हे की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं करता। मैंने रहमू की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम आज कितने बजे चाय वकुआ पर पहुंचे थे? इस वक्त लगभग 11 बजे होंगे जी, उसने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने कोई 10 बजे वकुआ की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और दीनू कुमार के इंटरव्यू के बाद कमोबेश 10:30 बजे तक मैं वापस थाने आ गया था। इस हवाले से रहमू का बयान दुरुस्त था, ताहम इस मामले में अभी बहुत से पहलू मेरे लिए इत्मीनान बख्श नहीं थे। चुनांचे मैंने रहमू की घिसाई जारी रखी। सूरज उगने के फौरन बाद यानी लगभग सुबह 7 बजे पूरे फिरोजाबाद को इस बात की खबर हो चुकी थी कि खादिम हुसैन के खेतों में किसी नामालूम औरत की
गर्दन कटी लाश मिली है। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, जाए वकुआ तुम्हारे डेरे से तकरीबन 200 गज के फासले पर है, फिर तुम 4 घंटे बाद वहां क्यों पहुंचे थे? जनाब, जब मुझे पता चला तभी तो जाता ना। तो तुम ये कह रहे हो कि इस वाक़ये की इत्तला 11 बजे के आसपास तुम तक पहुंची थी? मैंने तंजिया लहजे में इस्तफसार किया। जी हाँ, यही बात है। उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। तो सुबह से तुम्हारी नज़रों के सामने उधर खेतों में जो लोग जमा हो रहे थे वो तुम्हें दिखाई नहीं दिए थे? मैंने तेज नज़रों से उसे घूरा। तुम यही समझे होगे कि वहाँ कबड्डी का कोई टूर्नामेंट हो रहा है ना? जनाब, मैं आपको समझाता हूँ, वो मिन्नत रेज अंदाज में बोला। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो रहमू। मैंने उसके कुछ बोलने से पहले बड़ी सफाकी से कहा, मुझे कोई चक्कर देने या कोई दिलचस्प कहानी सुनाने की कोशिश नहीं करना। मेरा हवलदार बड़े देर से अपने हाथ पांव को हरकत देने के लिए बेचैन खड़ा है। अगर मुझे तुम्हारी बातों में जरा सी भी गलत बयानी की बू आई तो मैं इसे इशारा करने में जरा सी भी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूंगा। फिर तुम्हारी हड्डी पसली का जो भी हशर हो, फरियाद नहीं करना, क्योंकि जब रजब अली गिरियावजारी करने वालों की देखता है कि वो ज़्यादा गिरियावजारी कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा ठुकाई करता है। मेरी खतरनाक और धमकी आमेज बातें सुनकर तो इसकी चेहरे का रंग फुक हो गया। जल्दी से बोला, थानेदार साहब, आपको मेरी कसम का चाहे यकीन आए या ना आए, मगर मैं फिर भी ये कसम खाकर कहता हूँ कि आपसे एक लफ्ज़ का भी झूठ नहीं बोलूँगा। ठीक है, बताओ सच क्या है? मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। तुम्हें इतनी ताख़ीर से जाए वारदात की तरफ जाने का ख्याल क्यों आया था? थानेदार जी, वो संजीदा लहजे में बताने लगा, पता नहीं क्या बात है कि आज सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी, हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रात को तुम बहुत देर से सोए होगे ना? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही कह दिया, इसलिए सुबह अपने वक्त पर उठ नहीं सके, है ना? आप खामखा मेरी हर बात को शक की नज़र से देख रहे हैं जनाब, वो एहतिजाजी अंदाज में बोला। मैं रात को अपने मखसूस वक्त पर सो गया था, पता नहीं फिर क्या हुआ कि सुबह वक्त पर उठ नहीं सका। ये बात खुद मेरी समझ में नहीं आ रही। मलिक साहब, मैं छोटी बड़ी हर बात इसकी समझ में ठोक दूंगा। रजब अली ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, आप इस डिशकरे को आज की रात मेरे हवाले कर दें। हाँ रजब अली, अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। लगता है कि तुम्हारा ही केस है। शराफत की जबान ठीक तरह से इसकी समझ में बैठ नहीं रही। रहमू एहतिजाजी लहजे में बोला, जनाब, आप किस बिना पर मुझे इस औरत के कत्ल के इल्ज़ाम में घसीट रहे हैं? आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है? क्या सबूत? मैंने उसकी बात काट दी। सबूत चाहिए तुम्हें? पता चल जाएगा, अभी पता चल जाता है। मैंने एक मरतबा फिर किता कलामी करते हुए सख्त लहजे में कहा, इस औरत के कत्ल का शक तुम पर करने के लिए मेरे पास बड़ा ठोस सबूत है। लो, तुम भी सुन लो। फिर नयाती मुख्तसर अल्फाज में मैंने रहमदीन उर्फ रहमू को खोजी बाबा अल्लाह रखा की तहकीक से आगाह कर दिया। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें फट गईं और वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, जनाब, डेरे पर एक मुश्की घोड़ा तो है, लेकिन मैंने रात में इस पर सवारी नहीं की और न ही और किसी को इस्तेमाल के लिए दिया है। वो रात से उधर डेरे पर ही बंधा हुआ है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मैं इस मुश्किल घोड़े को देखने डेरे पर ज़रूर जाऊंगा, लेकिन इस दौरान में तुम हवलदार की मेहमानदारी का लुत्फ उठाओगे, मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा। फिर हवलदार की जानिब देखते हुए इजाफा कर दिया, रजब अली, इस डिशकरे को ले जाओ अपने साथ। रहमू मिन्नत समाजत करने लगा, लेकिन रजब अली ने उसे कॉलर से पकड़कर एक झटका दिया और खूंखार लहजे में गुर्राया, लाज तो अच्छी खासी है, देखता हूँ इसमें से कितने मन घी निकलता है। मैंने कहा, घी के साथ ही गोश्त का भी अंदाज़ा लगाना है रजब अली। अब फिक्र ही ना करें मलिक साहब, वो रहमू को सर से पांव तक तनकीदी नज़र से घूरते हुए बोला, आप तो जानते ही हैं कि ऐसी लाशों को ठिकाने लगाने का हुनर मुझे खूब आता है। बस तो फिर ये सेहतमंद लाश आज की रात के लिए तुम्हारे सुपुर्द है, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैंने महसूस किया कि इसकी ज़बान का कोई खुदूद बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसे मेरे सवालात के जवाबात देने में खासी दुश्वारी महसूस हो रही है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके मायनेखेज अंदाज में रहमू की जानिब देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए हवलदार से कहा, अब देखना यह है कि सुबह तक तुम्हारा हुनर क्या कमालात दिखाता है। मेरी बात तो तुम समझ ही गए होगे। बड़ी चंगी तरह समझ गया मलिक साहब, इसने जवाब दिया। आपने इसे मेरे हवाले कर ही दिया है तो फिर मुतमईन होकर सो जाएं। मैं ड्राइंग रूम में बिठाकर इसकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि एक ज़बान ही क्या
جسم کے ہر اعضاء سے پیوست خدود اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ اتنی زیادہ سرجری کی بھی ضرورت نہیں ہے رجب علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے صرف اس کی زبان سے مطلب ہے، سچ اگلنے والی زبان سے۔ تو پھر ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، آپ نے تو میرا کام ہی آسان اور مختصر کر دیا ہے۔ میں اس کی زبان کے خدود کا ایسا آپریشن کروں گا کہ صبح تک یہ کسی سبیل کے مانند جاری و ساری ہو جائے گا۔ اس کے بعد رجب علی رحمو کو دھکیلتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ رجب علی نے اپنی تفتیشی عزائم کا اظہار کیا تھا۔ میں سرِ دست ان کے حق میں نہیں تھا، تاہم اس نوعیت کی ڈراوے والی باتیں جرائم پیشہ افراد کا پتہ پانی کرنے کے لیے بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہیں، اور ان ڈائیلاگ سے میرا اصل مقصد بھی یہی تھا۔ 5 منٹ کے بعد میں نے رجب علی کو اپنے پاس بلایا اور کچھ اس قسم کی ہدایت کی، رحمو پر ابھی ہاتھ ذرا ہلکا ہی رکھنا ہے، ڈرا دھمکا کر کام چلانے کی کوشش کرو، تم فی الحال نفسیاتی حربے آزماؤ۔ اگر وہ قتل کی اس واردات میں ملوث ہے تو اس کی زبان سے ضرور ایسی کوئی بات پھسل جائے گی کہ ہم کامیابی سے آگے بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ابھی فی الحال اس نے میری کہی ہوئی بات میں سے 2 الفاظ چن کر زیر لب دہرائے، پھر تصدیق طلب نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو آپ رحمو کے حوالے سے کسی دوسرے زاویے پر بھی سوچ رہے ہیں۔ تمہارا اندازہ واقعی غلط نہیں ہے رجب علی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ رحمو کے حوالے سے مجھے ابھی ایک اہم رپورٹ موصول ہونے کا انتظار ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آج کی رات تم رحمو کے ساتھ تھوڑی سی نیٹ پریکٹس کر لو، اصل میچ کل شروع کرنا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، اس نے فرمانبرداری سے کہا اور میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے ASI مطلوب حسین میرے پاس حاضر ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اب خاصی رعنائی اور توانائی نظر آ رہی تھی۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر پیٹ پوجا کی تھی۔ میں نے اس کے بیٹھ جانے پر پوچھا، مطلوب حسین، دن کے کھانے کی کسر نکل گئی یا میں کسی اور کانسٹیبل کو دوبارہ علی مدد ہوٹل کی طرف روانہ کر دوں؟ نہیں جناب، اس کی بالکل ضرورت نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ایسا ڈٹ کر کھایا ہے کہ کل کے ناشتے کا بھی کام ہو گیا ہے۔ کافی لذیذ اور مزیدار کھانا تھا جناب۔ اس لذیذ اور مزیدار کھانا اپنا رنگ دکھائے بغیر نہیں رہتا مطلوب حسین، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا، اور جب بھی شدید بھوک کے بعد اسے معدے میں اتارا جائے تو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب جناب؟ یہ کھانا کون سا رنگ دکھانے والا ہے؟ نیند کا رنگ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ آج رات تم اپنی مستعدی سے ڈیوٹی کر سکو گے۔ اب فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اپنے فرض کو پہچانتا ہوں، میں کسی بھی طرح کوشش کر کے صبح تک ضرور ڈیوٹی دوں گا۔ مجھے تمہاری نیت یا کوشش پر کوئی شک نہیں ہے مطلوب حسین، میں نے واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا، لیکن میں انسانی جبلت اور خمار گندم کی حقیقت سے بھی بخوبی آگاہ ہوں، لہٰذا میں کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہوں۔ رسک؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ تمہیں ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ ایک مہم پر روانہ ہونا ہے مطلوب حسین، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس کے بعد واپس آ کر آرام سے نیند پوری کرتے رہنا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا، لیکن گھر جا کر نہیں، تم یہیں تھانے میں سو گے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے ملک صاحب، اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا، لیکن آپ کس مہم پر مجھے لے جانا چاہتے ہیں؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تم میرے ساتھ جانے کے لیے تیار تو ہو نا؟ جی، میں بھلا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں کہا، پھر اسے مہم کی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا۔ رات کے لگ بھگ 9 بجے ہم تینوں چودھری الہی بخش کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ ہم تینوں سے میری مراد میں، ASI مطلوب حسین اور کھوجی بابا اللہ رکھا فیروز آباد ہی کا رہنے والا تھا، اور اسے ہم نے اس کے گھر سے اپنے ساتھ لیا تھا۔ اس کی ہمت اور ولولے کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آج کا پورا دن وہ کھرا اٹھانے کے کام میں تھک کر چور ہو چکا تھا، اور رات میں جب میں نے اسے اپنے ساتھ ڈیرے کی طرف لے جانے کی بات کی تو وہ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈی ٹھار فضا میں کود پڑا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ اسے سوتے میں سے جگایا گیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا یا کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اللہ رکھا کو سردیوں کی اس یکبستہ رات میں کبھی بھی زحمت نہ دیتا، لیکن میں اس کام کے لیے صبح کا انتظار نہیں کر سکتا تھا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ کام اللہ رکھا کے سوا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔
मलिक साहब, जब मैं यहाँ से रहमू को गिरफ्तार करके ले गया था तो मैंने डेरे का गेट बंद करके इस पर ताला डाल दिया था, मतलूब हुसैन ने बताया। इस ताले की चाबी इस वक्त भी मेरी जेब में है। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। ये तुमने बहुत नेक काम किया था। अब अपने मुबारक हाथों से गेट का ताला तुम ही खोलोगे। मतलूब हुसैन आगे बढ़ा तो मैंने टॉर्च रोशन करके उसकी मदद की। रोशनी के दायरे में गेट का ताला बड़ा वाज़ेह दिखाई देने लगा था। अगले ही लम्हे एएसआई ने चाबी घुमाकर ताला खोल दिया। हम सब डेरे के अंदर दाखिल हो गए। मेरी हिदायत पर एएसआई ने डेरे के गेट को दोबारा बंद कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी ने हमें इस तरफ आते हुए देखा होगा। मौसम सर्दियों का हो तो पंजाब के गांव देहात में रात 9 बजे का मतलब है आधी रात। और ये भी जहन में रहे कि मैं आज से लगभग 50 साल पहले के पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ। इस ज़माने में कोई सहूलत यहाँ नहीं थी। गांव का मतलब सिर्फ गांव था, एक मॉडल गांव। चौधरी इलाही बख्श का डेरा कमोबेश आधे किनार रकबे पर फैला हुआ था, जिसके मगरबी हिस्से में पहलू व पहलू 3 कमरें दिखाई दिए। बाकी की सारी जगह एक कुशादा सहन का नक्शा पेश करती थी। इस सहन की जुनूबी दीवार के साथ 4 भैंसे और एक घोड़ा बंधा हुआ था। अंधेरा होने के बायस मैं इन जानवरों का रंग तो न देख सका, अलबत्ता बाद अज़ां मुझे पता चला कि इनमें से 2 भैंसें काली और 2 भूरी थीं, जबकि वो घोड़ा मुश्की रंग का था। मैं अल्लाह रखा को लेकर सबसे पहले मज़कूरा घोड़े की जानिब बढ़ गया। थाने से निकलते वक्त मैंने और एएसआई ने एक एक टार्च अपने साथ रख ली थी ताकि रात की तारीकी से बखूबी निपटा जा सके। अलावाजी मेरा सर्विस रिवॉल्वर भी बेल्ट के साथ मुंसलिक होल्स्टर में मौजूद था। अगरचे इस बात का कोई इम्कान तो नहीं था कि हमें किसी इमरजेंसी का सामना हो, लेकिन फिर भी इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था कि मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती। लिहाजा किसी भी मिशन में इंसान को हर पहलू से चौकस और होशियार रहना चाहिए। मुश्किल घोड़े की जानिब बढ़ते हुए मैंने अल्लाह रखा से कहा, चाचा, आपको दिन वाले घोड़े का खुरा तो याद होगा। 100 बातों की एक बात, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। कोई ऐसा वैसा याद है मलिक साहब? ये समझ लें कि वो मेरे ख्वाबसे में ऐसे नक्श है जैसे करेंसी सिक्के पर इसकी मालियत गंदा होती है। फिर तो मज़ा आ जाएगा, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा और मुश्किल घोड़े की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया। चाचा, मुझे यकीन है कि यही घोड़ा इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। आप अब अपने तजुर्बे की रोशनी में तहकीक करें कि मेरे ख्याल की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि नहीं। मैं इसी मकसद से तुम्हें इतनी ठंड में गर्म बिस्तर से निकाल कर लाया हूँ। मैं अल्लाह रखा को इसके घर से ले तो आया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम किस जगह और क्या करने जा रहे हैं। वो घोड़े की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, कोशिश करता हूँ मलिक साहब, देखता हूँ हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। मैंने और एएसआई ने अपनी अपनी टॉर्च रोशन करके अल्लाह रखा के काम को आसान बनाने की कोशिश की। इसने बड़ी महारत से घोड़े की टांग को पकड़कर उसका पाँव ऊपर उठा लिया, फिर बगौर उसके खुर और सुंग का जायजा लेने लगा। चंद सेकंड के इस मुआयने के बाद उसने बड़े मुतब्बिराना अंदाज में गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब, इस घोड़े को जरा जमीन पर चलाकर दिखाएं, सवार समेत। मैंने एएसआई को इशारा किया। उसने खूंटे पर से घोड़े की रस्सी खोल ली और मेरी हिदायत के मुताबिक इस पर सवार होकर डेरे के सहन में मुख्तसर सी घुड़सवारी का मुजाहरा करने लगा। अल्लाह रखा ने मतलूब हुसैन वाली टॉर्च अपने हाथ में ले ली और घोड़े के हर कदम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घोड़ा बमुश्किल 8 कदम चला होगा कि अल्लाह रखा ने यह ऐलान फरमा दिया, 100 बातों की एक बात और कुल मिलाकर मामला समझ में आ गया है। मैंने इसी के अंदाज में कहा, हालात और कुदरत क्या रंग दिखा रहे हैं चाचा? मलिक साहब, ये बिल्कुल वही घोड़ा है जिस पर 2 सवार इस डेरे की जानिब से वहां खेतों में पहुंचे थे, वो गहरी संजीदगी से बोला। और फिर वापसी में ये घोड़ा एक सवार को अपनी पीठ पर बिठाकर इसी डेरे की तरफ आया था। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, घोड़े का खुरा देखकर मुझे 90% यकीन हो गया था और उसकी चाल और इस चाल के नतीजे में बनने वाले खुरे ने मुझे 100% ये यकीन दिला दिया है कि ये वही घोड़ा है जिसकी आपको तलाश थी मलिक साहब। हमने इस डेरे पर रहने वाले चौधरी इलाही बख्श के मुलाजिम में खास रहमदीन उर्फ रहमू को गिरफ्तार कर लिया है, मैंने अल्लाह रखा को बताया। थाने में इससे पूछताछ जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये केस हल हो जाएगा। अगर ये रहमू इस केस में मुलविस है तो फिर यही नजर आता है
कि इसने नामालूम औरत की लाश को घोड़े पर लादकर खादिम हुसैन के खेतों में पहुंचाया था और लाश को वहां फेंककर वापस डेरे पर आ गया। अल्लाह रखा ने सोच में डूबे हुए लहजे में इजहार किया, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि इस नामालूम औरत को कत्ल भी इसी ने किया होगा। ये भी मालूम कर लेंगे, उसने बड़े एतमाद से कहा। अगर इस औरत की लाश को इस डेरे से उठाकर खेतों तक पहुंचाया गया है तो फिर इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि इसे इसी डेरे पर मौत के घाट उतारा गया होगा। फिर मैंने डेरे की मगरबी दीवार के साथ बने हुए 3 कमरों की सिमत इशारा करते हुए एएसआई से कहा, मतलूब हुसैन, हम इन कमरों की तलाशी लेंगे। मुझे यकीन है कि इस औरत के कत्ल के शवाहिद इसी डेरे पर से हमको मिलेंगे। और इसका क्या करूं मलिक साहब? मतलूब हुसैन ने घोड़े की जानिब इशारा करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं इसे दोबारा खूंटे पर बांध देता हूँ। यहाँ नहीं, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, फिर कहाँ मलिक साहब? उधर किसी कमरे में, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और उसके साथ ही चारों भैंसे भी कमरे के अंदर ही बांधेंगे। बाहर बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ये बेज़बान जानवर हैं तो क्या हुआ, मौसम की शिद्दत तो हर जी रूह पर असरअंदाज होती है ना। मुमकिन है रेमू इन्हें आजकल कमरे के अंदर ही बांधता हो, मतलूब हुसैन ने कहा। इतनी अक्ल और तजुर्बा तो उसका भी होगा। मैंने गिरफ्तारी के वक्त उसे कुछ करने या कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया था। तो फिर तुम फिलहाल घोड़े को इधर खूंटे पर ही बांध दो, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। पहले हम इन कमरों का अंदरूनी जायजा ले लें, फिर इन जानवरों के क़याम का भी बंदोबस्त करते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? खोजी अल्लाह रखा ने पूछा। अगर आपको यकीन है कि जिस घोड़े का खुरा इधर खादिम हुसैन के खेतों से इस डेरे तक फैला हुआ है और वो यही मुश्किल घोड़ा है, तो फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है, मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। और अगर दिन की रोशनी में आप इस घोड़े के खुरे की मज़ीद छानबीन की ज़रूरत महसूस करते हैं तो फिर सुबह मेरे थाने में आ जाएं। 100 बातों की एक बात, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। कुल मिलाकर मैं तो यही समझता हूँ कि कुदरत और हालात ने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे इस घोड़े के सिलसिले में मजीद किसी जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप फारिग हैं चाचा, मैंने हतमी लहजे में कहा। आगे के मामलात मैं संभाल लूँगा। आप इस केस के इख्तिताम पर अपना इनाम वसूल करने मेरे पास थाने ज़रूर आना। मुखबिरों, खोजियों और कानून से इसी नौइयत का ताउन करने वाले दीगर अफराद की मेहनत के सिले को हम इनाम कहा करते थे, और उमूमन हमें ये इनाम अपनी जेब खास ही से अदा करना पड़ता था। तो फिर मैं चलता हूँ जनाब, अल्लाह रखा ने अलविदाई अंदाज में कहा। ठीक है चाचा, मैंने उसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा। ये मामला अभी राज ही में रहना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मलिक साहब, उसने मुझे यकीन दहानी कराई और मैं उसकी तरफ से वाकई बेफिक्र हो गया। अल्लाह रखा के जाने के बाद मैं एसआई की मावनत से डेरे के 3 कमरों की तलाशी में मसरूफ़ हो गया। इन तीनों में से एक को कुंडी लगी हुई थी, बाकी 2 के दरवाजे खुले दिखाई देते थे। हमने सबसे पहले कुंडी वाले कमरे का रुख किया। मैंने एएसआई से पूछा, जब तुम रेमू को गिरफ्तार करने आए थे तो तुमने इन कमरों में झांक कर भी देखा था? नहीं जनाब, मतलूब हुसैन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इस वक्त मेरी सारी तवज्जो रेमू की गिरफ्तारी पर मरकूज थी और किसी चीज़ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कुंडी गिराकर हम मज़कूरा कमरे में दाखिल हो गए और टार्च की रोशनी में उसका जायज़ा लेने लगे। वो कमरा एक मुख्तसर से बेडरूम का नक्शा पेश कर रहा था। टार्च की रोशनी में अगरचे कमरे की जुज़ियात तक तो रसाई मुमकिन नहीं थी, ताहम मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि इस बेडरूम की सेटिंग कम से कम रेमू की औकात से लगा नहीं खाती थी। वहाँ की हर शय से सफाई, सलीका और अमारत झलकती थी। मुझे लगता है कि ये कमरा चौधरी इलाही बख्श ने अपने आराम के लिए सेट कर रखा है, एएसआई ने मेरे ख्याल की तायद करते हुए कहा। मेरा भी यही अंदाज़ा है मतलूब हुसैन, मैंने संजीदगी से कहा। चौधरी और वडेरे अपने डेरों वगैरह पर एक आध कमरा अपने लिए सेट करके रखा करते हैं, जहां वो अक्सर या कभी कभार फुर्सत के लम्हात गुजारने चले जाते हैं। मैंने अभी जिन ख्यालात का इजहार किया है वो कोई फार्मूला नहीं, और ये भी तय है कि बेशतर साहिब इख्तियार अगर मसरूफियात से बचते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है कि उनकी मसरूफियात यहाँ क्या होती होंगी। इस सजे सजाए बेडरूम में जब हमें अपने मतलब की कोई चीज़ न मिली तो हम इसके बराबर वाले कमरे में घुस गए, और अंदर घुसते ही मुझे यकीन हो गया